हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की ये छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास की वीडियो श्रृंखला चल रही है और ये हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का चौथा पार्ट है। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इससे पहले हमने 3 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का चौथी वीडियो श्रृंखला है। ठीक है, आज हम लोग 3 वंश का एक साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है गुप्त वंश, दूसरा है राजश्री वंश और तीसरा है पर्वत द्वारक वंश। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वाकाटक वंश तक पूरा कंप्लीट एकदम डिटेल में अध्ययन कर चुका है। अगर आप लोग कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आगे का कंटेंट और आसानी से और ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलो ठीक है, अब हम लोग गुप्त काल स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में गुप्त काल के बारे में जानकारी क्या क्या प्राप्त हुई है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या राजधानी थी, कौन कौन से प्रमुख शासक थे, क्या क्या अभिलेख मिले हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बस देखते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्यों? कोई दुश्मनी है क्या आप लोगों की? तो लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुप्त काल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुप्त काल। तो हम लोग देखते हैं गुप्त काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या क्या इसकी राजधानियाँ थी, कहाँ कहाँ से सिक्के मिले और इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानकारी में, तो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को, जो गुप्त काल था उसमें मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना था? दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? तो दक्षिणापथ के नाम से जानते थे। मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो बस्तर को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। तो बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? महाकांतार के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन CGPSC में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। 2 नाम है, आसानी से याद कर सकते हैं। और इसकी जो अपने जानकारी की जो स्रोत हैं, इसकी अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? जो हरिसेन है, हरिसेन कौन था? जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसकी रचना क्या थी? प्रयागप्रस्ती अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और प्रयागप्रस्ती अभिलेख का दूसरा एक और नाम है जिसको अपन इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे प्रयागप्रस्ती पूछे चाहे इलाहाबाद अभिलेख पूछे। प्रयाग मतलब प्रयाग इलाहाबाद में पड़ती, इसलिए अपन उसको इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो फिर देखते हैं गुप्त काल के सिक्के। जो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, जो गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से मिले? जो गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो अपने को कहाँ से मिला? रायपुर से मिला और दुर्ग से मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है? रायपुर से मिला है और दुर्ग से मिला। साथ में बढ़िया मस्त याद करते जाइए। एक दो बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, बढ़िया मस्त याद हो जाएगा। और यकीन माने इससे बाहर बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। पूरा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख ले, कोई से भी देख ले, हर क्वेश्चन इसमें तो फंसा हुआ है। ठीक है, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये नोट्स कंटेंट बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रायपुर में कहाँ कहाँ से मिला। रायपुर में पिटई बल्ब और खैरताल से मिला। कहाँ से मिला? पिटई बल्ब और खैरताल से मिला है। और जो रायपुर में जो सिक्के मिले पिटई बल्ब खैरताल, उसमें क्या अंकित था? महेंद्रदित्य व विक्रमादित्य। महेंद्रदित्य व विक्रमादित्य उल्लिखित था। किसमें था? सिक्के में उल्लिखित था। ठीक है, और दूसरे सिक्के कहाँ से मिले? दुर्ग से मिले। दुर्ग में कहाँ पे? बानाबरत में मिले हैं। ठीक है, दुर्ग में बानाबरत में मिले हैं। ठीक है, दुर्ग में कहाँ मिले? बानाबरत में मिले। अब इसके शासक के बारे में जानकारी क्या क्या मिलती है? जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वास्तविक शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में समझ लेते, ताकि मैंने इसको पिछले वीडियो में बता चुका है, लेकिन हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि नो डाउट कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो गुप्त काल में जो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख शासक था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला। जब समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय पे थे तो उसने छत्तीसगढ़ के 2 राजवंश से युद्ध किया था। कौन थे? वाकाटक वंश थे और कौन थे? नल वंश थे। ठीक है, वाकाटक वंश थे, नल वंश थे। जो वाकाटक वंश थे वो कहाँ राज करते? नंदीवर्धन बोलते नागपुर। और जो कोरापुर और जो उड़ीसा के जो थे वो कहाँ थे राज कर रहे थे? वो उड़ीसा में कर रहे थे। क्या था उसका नाम? व्याघ्रराज। दोनों को हराया था। ठीक है, तब वही चीज़ अपने को फिर से देखने को मिलेगा। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया? महेंद्र सेन को पराजित किया। किसको पराजित किया? महेंद्र सेन को पराजित किया। और किसको किया? व्याघ्रराज को पराजित किया। और ये कौन कौन से वंश थे? जो महेंद्र सेन थे वो वाकाटक वंश थे और जो थे वो
और जो व्यागराज थे वो नल वंश के थे। ये क्वेश्चन CGPSC में आ चुका है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन CGPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो गरियाबंद में एक कोपरा ग्राम करके एक जगह पड़ता है, जो गरियाबंद में एक कोपरा ग्राम नामक एक जगह है, उसमें समुद्रगुप्त की पत्नी के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? रूपा देवी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, जो समुद्रगुप्त की पत्नी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? तो गरियाबंद के कोपरा ग्राम से प्राप्त हो। कुछ बुक में महासमुंद भी दिखाया गया, लेकिन महासमुंद परफेक्ट नहीं है, गरियाबंद परफेक्ट है, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक आते हैं? फिर उसके बाद रामगुप्त आते हैं। कौन आते हैं? रामगुप्त। तो रामगुप्त के जो सिक्के हुए, जो रामगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो दुर्ग के बानाव्रत से प्राप्त हुए, ठीक है। फिर इसके बाद कौन शासक बनते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। और उनकी बेटी क्या थी? प्रभावती। उनकी बेटी कौन थी? प्रभावती। और उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है, जो हम लोग अपन पहले पढ़ चुके हैं। रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती का विवाह हुआ था। और आप लोग को एक तो मैं इंडिया के संदर्भ में 2 पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ। जो चीनी यात्री फ्यान था, ठीक है, जो चीनी यात्री फ्यान था, उसने जो चीनी यात्री जो फ्यान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और जो चीनी यात्री फ्यान था वो स्थल मार्ग से आया था तथा जल मार्ग से गया था। वो कहाँ से आया था? जो फ्यान था, जो चीनी यात्री जो फ्यान था, वो स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से गया था। ये वाला क्वेश्चन इंडिया के संदर्भ में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया, तो वो कौन था? फ्यान था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है। चाहे एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय पूछे या विक्रमादित्य पूछे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विशेष प्रकार का धनुर्धारी सिक्का मिला है। क्या मिला है? धनुर्धारी सिक्का मिला है। कहाँ से मिला है? खरसिया से मिला है। कहाँ से मिला है? खरसिया। खरसिया कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में पड़ता है। एक बार और देख लीजिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विशेष प्रकार का धनुर्धारी सिक्का मिला है, वो कहाँ से मिला? खरसिया, रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन शासक बनते हैं? कुमारगुप्त बनते हैं। तो कुमारगुप्त के बारे में एक साक्ष्य ये मिलता है कि कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर का सिक्का आरंग से मिलता है। कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित जो मयूर का सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है? वो आरंग से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वो आरंग से प्राप्त होता है। मैं आप लोग को एक बात ये बताना चाहूँगा, अपन छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही सलूशन, आप लोग बार बार वीडियो को देखते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तभी आसानी से पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे। इसका कोई मतलब लॉजिक है, अपन कंटेंट को बस बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। नाम का, जगह का नाम का याद रखना पड़ेगा, शासक के नाम याद रखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शासक किस वंश के थे, ठीक है। तो आपको पूरे शासक का नाम तो 100% याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शासक का नाम याद करना ही अपने को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा भानुगुप्त का संबंध किस वंश से था, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध किस वंश से था, ठीक है। भौदत्त वर्मन का संबंध किस वंश से था, तो ये अब अर्थपति भट्टाकर का संबंध किस वंश से था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन किस साल में आया तो ये नोट्स अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो फिर से अपन देखते हैं, अपन कहाँ थे? कुमारगुप्त का जो मयूर का सिक्का प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो आरंग जिले से मिला है। आरंग कहाँ पड़ता है? रायपुर में मिलता है। रायपुर में पड़ता है। आरंग कहाँ पड़ता है? रायपुर में पड़ता है, ठीक है। फिर कुमारगुप्त के बाद कौन शासक बनते हैं? तो कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त शासक बनते। कौन बनते? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरभपुरी राजाओं का उल्लेख किया गया। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरभपुरी राजाओं का उल्लेख किया गया है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरभपुरी राजाओं का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। ये सरभपुरी वंश के बारे में अपन आने वाले 1-2 वीडियो के बाद में सरभपुरी वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो आप लोग सिर्फ ये याद करके रखिए। तो भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है उसमें सरभपुरी राजाओं के राजवंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो MP के सागर जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। MP के सागर जिले से प्राप्त हुआ है। जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है वो MP के सागर
जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला इसमें क्या है। ठीक है, तो ताला गांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर है, जो ताला गांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो कहाँ बना है, गुप्त काल में ही बना है। ठीक है, गुप्त काल में बना है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जगह में जो ताला गांव का जो देवरानी जेठानी मंदिर उसको सर्वपुरी शासक का भी माना गया है। तो इसका मेन रीज़न ये है, जब छत्तीसगढ़ में सर्वपुरी शासकों का राज्य था तो उस समय जो भारत का जो मुख्य वंश था वो गुप्त काल का था। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जब 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 यह मंदिर बना था जब यह मंदिर बना था तो इस मतलब जब यह मंदिर बना तो इसका समकालीन शासक कौन था, सर्वपुरी था या गुप्त था। तो यह मंदिर दोनों काल में बना है। ठीक है, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि यह मंदिर का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है या सर्वपुरी काल में नहीं हुआ है। तो दोनों ही फैक्ट सही हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि सर्वपुरी वंश में भी देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो टेलीग्राम में मैसेज करके पूछिएगा, और टेलीग्राम में लोगों को जोड़िए, क्योंकि मैं टेलीग्राम में अभी 2-3 लेक्चर के बाद छत्तीसगढ़ का पूरा मैप राजधानी के सहित सेंड करूँगा, जिससे आप लोग को सिर्फ वीडियो देखना और मैप देखना पूरा फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, पुजारी पाली कहाँ, पुजारी पाली बरमकेला का केवटीन मंदिर भी है, वो भी क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है। और मैं आपको बता दें जो दोनों मंदिर है कौन से शैली में बना गया, ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन से शैली में बना हुआ है, ये नागर शैली में बना हुआ है। और ये जो पुजारी पाली जो बरमकेला का जो मंदिर है कहाँ पड़ता है, ये रायगढ़ में पड़ता है। ठीक है, रायगढ़ में पड़ता है। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम में मैसेज करके क्वेश्चन पूछिएगा। फिर अब अपन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राजवंश थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के राजवंश थे। ठीक है, एक था राष्ट्रीय राजवंश और एक था क्षेत्रीय राजवंश। कौन कौन थे, राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। जैसा कि हम लोगों ने मौर्य काल सबसे पहले पढ़ा, फिर उसके बाद सातवाहन काल पढ़ा, फिर कुषाण वंश पढ़े, फिर मेघ वंश पढ़े, ये वाकाटक वंश पढ़े और ये गुप्त काल पढ़े। ये 6 वंश का नाम आपको मुँह उंगली पे याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशों के नाम को क्रमानुसार जमाइए, कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो ये राष्ट्रीय है, जो पूरे भारत में मतलब शासन करते थे। तो कौन कौन थे, मौर्य थे, सातवाहन थे, कुषाण थे, मेघ थे, वाकाटक थे और गुप्त थे। कौन थे, मौर्य थे, सातवाहन थे, कुषाण थे, मेघ थे, वाकाटक थे और गुप्त थे। फिर इसी में छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय राजवंश था, जो छत्तीसगढ़ में भी कुछ राजवंश जो लोकल थे, उनमें कौन था, राजश्री तुल्य वंश था। ठीक है, फिर पर्वत द्वारक वंश था। ठीक है, फिर नल वंश था, फिर उसके बाद सरबपुरी वंश आए, फिर उसके बाद पांडु वंश आए, फिर उसके बाद बाण वंश आए। ये आपको पूरा लाइन्स एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, राष्ट्रीय में कौन था, मौर्य थे, सातवाहन थे, कुषाण थे, मेघ थे, वाकाटक थे, गुप्त थे। हम लोगों ने 6 राजवंश को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आप लोग पुराने वीडियो को जरूर देखें एक बार, जिससे आपको ये पूरा 6 राष्ट्र जो 6 जो राष्ट्रीय वंश से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय में क्या है, राजश्री तुल्य वंश है। फिर दूसरा क्या है, पर्वत द्वारक है। फिर तीसरा क्या है, नल है। फिर चौथा क्या है, सरबपुरी वंश है। फिर चौथा क्या है, पांडु है। फिर बाण वंश है। ठीक है, तो हम लोग अब लाइन से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको कंटेंट याद होना चाहिए, जो इसके क्रम और इसके क्रम, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय के पूरे क्रम आपको मुंह पे याद होना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं राजश्री तुल्य वंश। राजश्री तुल्य वंश, ठीक है, राजश्री तुल्य वंश हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम वंश कौन था, सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन था। तो अपन सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश क्या था, तो राजश्री तुल्य वंश था। कौन था, तो मैंने वही लिखा है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में राजश्री तुल्य कुल वंश ने शासन किया था। ठीक है, किस वंश ने शासक किया था, सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश में राजश्री तुल्य वंश ने शासक किया था, तथा यह गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। गुप्त संवत, अब संवत मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का कैलेंडर को ही संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेंडर को ही संवत बोला जाता है। तो जैसे आपको पता है कि ये गुप्त संवत का प्रयोग करते, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि राजश्री तुल्य वंश ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
ठीक है। जो राजश्री तुल्य वंश थे उन्होंने क्या किया था, गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और बहुत सारे जो उन गुप्त जो राजश्री तुल्य वंश के जो अभिलेख मिले उनमें उनमें 2 अंक का वर्णन मिला है 282 या 182। चूँकि जो फर्स्ट लक्षण वो अच्छे से विजुअल नहीं हो पाता, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे 2 होगा, तथा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि 282 होगा, कुछ इतिहासकार का मानना है कि वह 182 होगा। लेकिन जब इसमें आप 319 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 601 आएगा और 501 आएगा। 319 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 601 आएगा और 501 आएगा। ठीक है। 601 आएगा और क्या आएगा, 601 आएगा और क्या आएगा, 501 आएगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था जो गुप्त संवत था 319 था। जो हमको जो गुप्त संवत के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसमें जो अपने जो भी शिलालेख प्राप्त है वहाँ पे कहीं कहीं पे 282 और 182 है। लेकिन ये 2 और 1 में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे 282 होगा या 182 होगा। और जब हम इसको 282 और 182 को 319 प्लस 319 करेंगे तो 601 501। तो अपन कह सकते हैं कि राजश्री तुल्य वंश का जो राजश्री तुल्य वंश का जो शासनकाल होता है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी में होगा। ठीक है। 5वीं या 6वीं शताब्दी में होगा। ठीक है, क्लियर। और इनकी जो राज्य मुद्रा थी इन पर क्या अंकित था, सिंह अंकित था, सिंह अंकित था। और इसकी जो जानकारी मिलती है आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। जो आरंग ताम्रपत्र प्राप्त था वो जो आरंग का जो ताम्र पत्र है वो किसका है, वो भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र है। ठीक है। तो इसी में मैं स्रोत में लिखा हूँ, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है। भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसमें अपन शासक देख लेते हैं। ये शासक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लाइन से सीक्वेंस से जमाने के लिए आता है। और अपने को शासक एकदम उंगली पे ही याद होना चाहिए। कहीं कहीं पे इस वंश के जो संस्थापक है सूरा है। ठीक है। सूरा बोला जाता है। ठीक है। इस वंश के जो संस्थापक है वो सूरा है। तो अपन जो राजश्री तुल्य वंश को एक और नाम में से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सूरा वंश के नाम से भी जाना जाता। पता चल हम लोग एग्जाम में पूछ दिया सूरा, तो हम लोग सोच रहे कि सूरा क्या है, तो सूरा को ही राजश्री तुल्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था, इस वंश का संस्थापक था। क्या था, संस्थापक था। कौन था, सूरा इस वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद कौन आता है, दायित्व प्रथम। ठीक है। उसके बाद कौन आता है, दायित्व प्रथम। फिर उसके बाद क्या था, विभीषण। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, विभीषण। फिर उसके बाद भीमसेन प्रथम। फिर उसके बाद दायित्व द्वितीय। फिर भीमसेन तृतीय। तो इसके जो 6 शासक है, 6 शासक अपने को याद होना ही चाहिए। तो मैंने इसका एक ट्रिक देखा है। ट्रिक क्या है, सदा विभेदन भीम। ये आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, सदा विभेदन भीम। जैसे आप लोग याद करते, जो भीम था वो किसी भी चीज़ को भेद देता था, तो अपन क्या करते, सदा विभेदन भीम। जो भीम था वो सदा ही विभेद कर देता था, जो भीम था वो सदा ही विभेदन भीम। तो सा से क्या हो जाएगा, सूरा। दा से क्या हो जाएगा, दायित्व प्रथम। तो वी से क्या हो जाएगा, विभीषण। फिर भा से क्या हो जाएगा, भीमसेन प्रथम। फिर दा से क्या आ जाएगा, दायित्व द्वितीय। फिर भा से क्या आ जाएगा, भीमसेन तृतीय। इसमें ना और माँ का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। ना और माँ का कोई रोल नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, आरंग थी। ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, आरंग थी। क्या राजधानी थी, आरंग थी। ठीक है। क्या राजधानी थी, आरंग। और ट्रिक याद रखिएगा, सदा विभेदन भीम, सदा विभेदन भीम, सदा विभेदन भीम, सदा विभेदन भीम। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिटेल मिलता है, अपन डिटेल जान लेते हैं। क्या है, सूरा क्या था, सूरा पहला शासक था, इसलिए इसे सूरा राजवंश भी कहा जाता है। जो ना मैं आपको पहले बताया हूँ अभी, सूरा शासक था इसलिए इसे सूरा राजवंश भी कहा जाता है। सूरा राजवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूरा राजवंश भी कहा जाता है। चूँकि इस राजवंश का जो संस्थापक है तो सूरा था, इसलिए इसे सूरा राजवंश भी कहा जाता है। इसलिए इसे सूरा राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सूरा राजवंश भी कहा जाता है। इस वंश की जो जानकारी थे एपिग्राफिका इंडिका ताम्रपत्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है इस वंश की जानकारी, एपिग्राफी इंडिका ताम्रपत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। एपिग्राफी की इंडिका ताम्रपत्र से, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, एपिग्राफी का ताम्रपत्र। फिर इसके बाद भीमसेन द्वितीय, जो भीमसेन द्वितीय थी, यह इस वंश का कौन था, यह इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था, भीमसेन द्वितीय। यह इस वंश का कौन था, अंतिम शासक था। ठीक है। भीमसेन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तथा भीमसेन द्वितीय ने एक ताम्रपत्र जारी किया। कहाँ से जारी किया, स्वर्ण नदी के किनारे से जारी किया।
कहाँ से जारी किया? स्वर्ण नदी के किनारे से जारी किया। भीमसेन द्वितीय ने एक ताम्रपत्र जारी किया, स्वर्ण नदी किनारे से जारी किया, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले बता चुका है, इस वंश ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इस वंश ने जो गुप्तों की अधीनता को स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और कलिंग के खारवेल के उड़ीसा में रखी प्रशस्ति राजश्री तुल्य वंश विंशुत लिखा है। जो कलिंग का जो खारवेल में जो उड़ीसा में रखी एक प्रशस्ति है, मतलब एक कुछ होगा, उसमें राजश्री तुल्य कुल विंशुत लिखा गया। क्या लिखा गया? राजश्री वंश तुल्य कुल विंशुत लिखा, जिससे यह प्रतीत होता है कि खारवेल भी राजश्री तुल्य वंश का था, ठीक है। जिससे यह प्रतीत होता है कि खारवेल भी राजश्री तुल्य वंश का था। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सब वंश को पढ़ने से पहले पुराने वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और कुछ भी समझ ना आए तो एक दो बार वीडियो को देखें, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे बाहर आज तक कभी एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं है, ठीक है, इसकी गारंटी है। फिर उसके बाद कौन से वंश आते हैं? तो पर्वत द्वारक वंश आते हैं। कौन से वंश आते हैं? तो पर्वत द्वारक वंश आते हैं। तो पर्वत द्वारक वंश में कौन से दो राजाओं की जानकारी मिलती है? जो पर्वत द्वारक जो वंश है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? सिर्फ ओनली दो राजा। कौन है? प्रथम कौन है? राजा सोमन राज। द्वितीय कौन है? राजा तुष्टिकर। प्रथम कौन है? राजा सोमन राज। और द्वितीय कौन है? राजा तुष्टिकर। और जो इसकी जो जानकारी है, जो राजा जो तुष्टिकर है, राजा महाराज तुष्टिकर, इनका एक ताम्रपत्र मिला जिसको क्या बोलते? 13 सिंगा ताम्रपत्र। 13 सिंगा ताम्रपत्र किसका है? राजा तुष्टिकर का है, ठीक है। इस वंश की जानकारी मिलती है, तथा तेल नदी घाटी से भी इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो महाराज तुष्टिकर के 13 सिंगा ताम्रपत्र से तथा तेल नदी घाटी से इस वंश की भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तेल वंश से भी इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वंश के दो शासकों की जानकारी मिलती है। पहला कौन है? राजा सोमन राज। कौन है? राजा सोमन राज। उनकी माता का क्या नाम था? कौस्तुभेश्वरी। जब यह बीमार पड़ गई तब सोमन राज ने देवभोग को दान में दिया। देवभोग को किसने दान में दिया? सोमन राज ने दान में दिया। फिर इसके बाद कौन है? राजा तुष्टिकर। राजा तुष्टिकर, ठीक है। राजा तुष्टिकर, इसने किसको दान में दिया? पर्वत द्वारक ग्राम को दान में दिया। और इस वंश के जो उपासक थे, इस वंश के लोग एक देवी के उपासक थे। इस वंश के लोग एक देवी के उपासक थे जिसका नाम था स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी, ठीक है, स्तंभेश्वरी देवी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आया। तथा इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? देवभोग गरियाबंद। इनका जो क्षेत्र था वो देवभोग गरियाबंद था। पर्वत द्वारक स्थान की समानता, मतलब जो पर्वत द्वारक जो स्थान की समानता है वो कालाहंडी जिले के परथला नामक स्थान से भी की जाती है। जो कालाहंडी नामक जिले के परथला से भी की जाती है इस वंश के स्थान की समानता, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। दो वंश कौन कौन है? दो है, राजा सोमन राज और राजा तुष्टिकर। इनका जो क्षेत्र था कौन सा? देवभोग गरियाबंद था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है इसकी जानकारी, ठीक है, याद रखिएगा। राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ 3 वंश पढ़ते हैं, कल हम लोग देखेंगे नल वंश, ठीक है। नल वंश के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले 2-3 वीडियो में ये प्राचीन इतिहास की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कोई दुश्मनी है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो बनता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी अगर डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का मैप, जितने भी इस वंश के सीरीज है, मैं आपको टेलीग्राम में इसका मैप शेयर करूँगा, तो जुड़ जाइएगा ताकि आपको कंटेंट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैप बनाना पॉसिबल नहीं है, इसमें बना भी दिया तो समझा नहीं पाऊँगा। तो इसमें आप डायरेक्ट देखते जाइएगा, वीडियो देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।